राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के संघर्ष की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बैसाख का महीना था, शादी विवाहों का सीजन चल रहा था। एक छोटा सा गांव था रामपुर, उसमें भी आज बारात आने वाली थी। गांव का ही किसान हरिहर अपनी इकलौती संतान गौरी का विवाह उसका आज तय किया था, जो आज उसकी शादी होने वाली थी। गौरी की माँ का नाम लक्ष्मी था और पिता का नाम हरिहर। गौरी उनकी इकलौती बेटी थी। गौरी का रिश्ता पास के गांव के सीतापुर गांव था, जो उसके किसान मनोहर और जानकी के पुत्र शंकर के साथ तय हुआ था। और आज मनोहर बारात लेकर रामपुर में अपने बेटे का विवाह गौरी से कराने के लिए आए थे। हरिहर भाई बारातियों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए कई दिनों से ही वो पूरा इंतजाम करने में लगे हुए थे, जो आज उनकी मेहनत रंग ला रही थी। पूरा रामपुर दुल्हन के जैसे सजा था, मानो उसकी शादी हो। पूरे रस्मों रिवाज से गौरी का विवाह शंकर के साथ संपन्न हुआ। और जब विदाई की घड़ी नजदीक आई तो हंसी खुशी के माहौल में सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और निकले भी क्यों ना, कि गौरी थी ऐसी सुशील और संस्कारी, सबको बहुत प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी, परी के जैसी नाजुक कली। आज अब वह हमेशा के लिए छोड़कर पराई होने जा रही थी। अब तक आंसुओं को थामे हुए हरिहर भाई और लक्ष्मी देवी गौरी से लिपट कर रोने लगे थे। अपने जिगर के इस टुकड़े को अपने से यूं जुदा होने का यह वक्त उनके लिए असहनीय था, पर रीति रिवाज सामाजिक बंधनों का भी तो पालन करना जरूरी था। दिन ढलने को आया। सारे रीति रिवाज जब पूरे हुए तो गौरी को डोली में बिठाकर उसकी विदाई का वक्त आ गया। गौरी इस विदाई पर गौरी की पर सारा गांव जैसे उदासी के माहौल में छा गया, मानो जैसे कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ पल पहले जहां खुशी का माहौल था, बैंड बाजे और शहनाई की धूम मची हुई थी, जहां सबके पैर थिरक रहे थे, वो पांव थिरकाने वाले गीत संगीत की सुरीली ध्वनियां अब बंद हो गईं, जैसे कोई सन्नाटा सा पूरे रामपुर गांव में फैल गया हो। हरिहर भाई और लक्ष्मी को संभालने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पर दिल के टुकड़े को यूं पल भर में अपने आप से जुदा कर देना कैसे यूं आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने आप चाहकर भी संयम नहीं रख पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मन ही मन खुद को सांत्वना देते हुए हरिहर बोले, बेटियां तो उस चिड़िया के बच्चों के जैसी होती हैं लक्ष्मी। पापा के घर तब तक ही रहती हैं, जैसे ही चिड़िया के बच्चों को पंख निकल आते हैं तो चिड़िया के बच्चे घोंसला छोड़कर अपना अलग आशियाना बनाने उड़ जाते हैं। लक्ष्मी, वैसे ही बेटियां भी मायका छोड़कर ससुराल चली जाती हैं। एक एक करके सभी रिश्तेदार भी विदा होने लगे। घर में अब हरिहर और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी रह गए, क्योंकि उनके अलावा कोई और था ही नहीं। गौरी के बगैर अब उनका घर खाली खाली सा दिखाई देने लगा। दीवारें जैसे जो उदास दिखाई देती, बार बार कानों में गौरी की आवाज सुनाई देती, जैसे गौरी बड़ी तेज आवाज लगाकर पुकार रही हो, मम्मा पापा, माँ पापा, ऐसे उन्हें जो आवाज सुनाई देती। गौरी की याद उन्हें हर पल तड़पाती, क्योंकि इकलौती बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था। लेकिन यह भी सही है कि सामाजिक बंधनों में बेटी तो पराई होती ही है। एक न एक दिन बेटी को तो ससुराल जाना ही होता है। इस सच्चाई को वो अब स्वीकार करने लगे थे। उधर गौरी विदा होकर जो अपने गांव रामपुर से बारातियों के साथ जो अपने ससुराल आ गई। मनोहर भाई के घर गौरी के स्वागत सत्कार और गृह प्रवेश की सारे रस्मों रीति रिवाजों संपन्न हो रहे थे। कुल देवी देवता का विधिवत पूजा अर्चना वर वधू के हाथों से करवाया गया था। गौरी और शंकर ने देवी माँ को प्रणाम करने के बाद माता पिता और सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। गौरी को अभी भी रह रह के उसके आंखों से आंसू निकल आते
उसे अपने माँ और बापू की याद करके उसका दिल बार बार भर आता। ससुराल में सभी अनजाने, घर गांव की याद उसे बहुत सता रही थी, क्योंकि वह ससुराल में अभी किसी से भी परिचित नहीं थी जिससे वह अपने दिल का हाल कह सके। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मनोहर और जानकी देवी गौरी को बहू नहीं बेटी ही मानते थे और अपने प्यार से कुछ हद तक उसकी मायके की याद को कम करने में जो लगे रहते थे। गौरी की ननंद सलोचना बहुत ही अच्छी थी, वह सहेली जैसी गौरी की बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में गौरी को ससुराल अपना सा लगने लगा। हंसी खुशी के दिन महीने गुजरते हुए 1 साल होने को आया। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब गौरी की ननंद सुलोचना का रिश्ता पास के गांव में तय कर दिया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मनोहर भाई के पास 3 एकड़ जमीन थी, सो जमा पूंजी तो पास थी नहीं। शंकर की शादी में खेत गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब बेटी सुलोचना की शादी में अपना घर गिरवी रखकर कर्ज लेने के अलावा कोई और चारा उनके पास नहीं था। सुलोचना को दहेज में देने के लिए जेवरात का इंतजाम के लिए पैसों का जुगाड़ कैसे कहाँ से किया जाए, इसलिए मनोहर भाई की उलझन दूर करने के लिए जानकी देवी ने अपने सारे जेवर बेचकर पैसों का इंतजाम कर लिया। इस तरह घर गहने बेचकर पूरे रस्मों रिवाज से गौरी की ननंद सुलोचना का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीते होंगे और एक दिन सुबह सवेरे गांव के जमींदार के मुंशी के साथ वकील साहब मनोहर भाई के घर आए और खेत और घर खाली करवाने की न्यायालय से नोटिस जारी की। मनोहर भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि खेत घर जमींदार के पास गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। फिर कोर्ट खेत घर खाली क्यों करवा रहा है? मनोहर भाई के सवाल पर मुंशी रामलाल ने 2 दस्तावेज दिखाए। एक दस्तावेज में जमींदार को खेत बेचने और दूसरे में घर बेचने का जिक्र किया था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने मनोहर भाई को नोटिस जारी कर दिया था। मनोहर भाई की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। ऐसे लगा जैसे किसी ने पैरों तले से उनकी जमीन खींच ली हो। घबराहट के कारण मनोहर भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जमींदार ने भोलेपन का लाभ उठाकर मनोहर भाई से गिरवी खेत के बजाय विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि मनोहर भाई इस साजिश का पर्दाफाश करें। कुछ दिनों की मोहलत लेकर मुंशी रामलाल और वकील साहब चले गए। सब कुछ पल भर में जमींदार की कुटिल नीति के कारण खत्म हो गया। ऊपर आसमान और नीचे जमीन के अलावा और कुछ नहीं था। मनोहर भाई बड़े परेशान थे। खेत खलिहान और घर जमींदार के द्वारा हड़पने के सदमे से मनोहर भाई अभी संभले भी नहीं थे कि रामपुर से खबर आई कि गौरी के पिता का स्वर्गवास हो गया है। गौरी पर तो जैसे बिजली गिरी। अपने पिता के यूं अचानक हुए देहवासन से वह फूट फूट कर रोने लगी। पति शंकर ने उसको समझाते हुए कहा, गौरी, जीवन मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता। एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। अपने आप को तुम संभालो गौरी, और हमें रामपुर तुरंत जाना है। तुम्हारी प्रतीक्षा में अंत्येष्टि में देर हो रही होगी। संभालो अपने आप को। माँ जी को भी अब तुम्हें संभालना है, वो अब अकेली हो गई हैं। गौरी, शंकर और मनोहर भाई और जानकी देवी रामपुर आ गए। घर में जाते ही गौरी हरिहर के नश्वर देह से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि वह सबसे ज्यादा अपने पापा से ही प्यार करती थी और अपने पापा के यूं अचानक गुजर जाने से गौरी को मानसिक पीड़ा बहुत पहुंची थी। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करके हरिहर भाई का अंतिम संस्कार किया गया। गौरी को अपनी माँ के पास कुछ दिन के लिए छोड़कर सास ससुर और उसका पति शंकर अपने घर वापस लौट आए। माँ पापा यूं अचानक कैसे गुजर गई, गौरी रोते हुए अपनी माँ से सवाल करने लगी। तब गौरी की माँ बोली, बेटी क्या बताऊं, कैसे कहूं, मैं तेरे बापू तुझसे कितना प्यार करते थे, इस बात से तो तू अनजान नहीं है बिटिया। तेरी शादी के बाद तेरी जुदाई के गम और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर ये गम उन्हें खाए जा रहा था। और लक्ष्मी
जो गौरी की माँ थी वह सिसकियाँ भरकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी ने अपनी माँ को पानी पिलाकर कहा, और फिर क्या हुआ माँ? तब लक्ष्मी बोली, बीमारी तो उन्हें कोई नहीं थी बिटिया, बस तेरी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक से समय पर खाना नहीं खाते थे, रात भर करवटें बदलते पर सो नहीं पाते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अस्पताल में भर्ती करवाया पर सब व्यर्थ साबित हुआ और अस्पताल में ही एक रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों के सभी प्रयास विफल हो गए और हाथों से सिर पटक कर लक्ष्मी फिर से रोने लगी। तब गौरी बोली, माँ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं शादी के बाद इतनी पराई हो गई थी? लक्ष्मी बोली, नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार तेरे बापू से कहा कि गौरी को खबर भेजकर बुला लेती हूँ, पर तेरे बापू ने मुझे सौगंध देकर रोक लिया। मेरे बीमार होने की खबर भेजकर गौरी की माँ, तुम उनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ। हरिहर की मृत्यु के बाद 15 दिन गुजर गए थे। शंकर ने गौरी से कहा था कि माँ अब अकेली हो जाएगी, क्यों ना हम माँ को अपने साथ अपने घर ले चलें। वो यहाँ अकेली रहेंगी तो पापा जी की याद में दुखी होती रहेंगी। गौरी कहने लगी, विचार तो आपका अच्छा है, पर क्या माँ हमारे साथ रहने को राजी होगी? शंकर और गौरी की बातें सुनकर लक्ष्मी माई ने कहा कि तुम्हारी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, पर तुम्हारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। खेत खलिहान और घर जमींदार की कुटिलता से गंवाकर किराए के घर में तुम रहते हो। मैं साथ आकर रहूंगी तो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हारी परेशानियां नहीं बढ़ा सकती। गौरी बोली, माँ तुम सब जानती हो। तो लक्ष्मी बोली, हाँ बिटिया, मैं सब कुछ जानते हुए भी तेरी मदद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तेरी शादी में जो जमा पूंजी और जेवरात सब खर्चे हो चुके थे, और ये सब जो बचा है घर, और वो तेरी बापू के इलाज में गिरवी में रख चुकी हूँ। बता मैं तेरी सहायता कैसे करूँ? तेरे साथ रहकर क्यों तेरी परेशानियां बढ़ाऊं मैं? यह सब बातें हो रही थी कि अचानक गौरी चक्कर खाकर गिर पड़ी। तुरंत गौरी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गौरी के यूं अचानक चक्कर खाकर गिरने के कारण डॉक्टर ने गौरी की मेडिकल रिपोर्टों की जांच की और कुछ टेस्ट कराए थे, जिन्हें देखकर वो कहने लगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। और मैं तुम्हें जो समाचार सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम सब लोग खुशी से झूम उठोगे। डॉक्टर साहब बात को ज़्यादा रहस्य में न बनाएं। और शंकर कहने लगा, यहाँ मेरी जान निकल रही है और आप सस्पेंस कहानियों की तरह बढ़ाए जा रहे हैं। जल्दी से वो खुशखबरी सुनाइए ना। और डॉक्टर साहब की ओर शंकर इतना कहकर देखने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट का निष्कर्ष सुनाते हुए कहा, शंकर तुम अब बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही शंकर खुशी के मारे उछलने लगा। वो यह भी भूल गए कि अस्पताल में उसके समीप पापा और मम्मी और सास लक्ष्मी भी खड़ी हैं। खुशी के मारे गौरी से लिपटकर वह भावुकता में रोने लगा। पापा मनोहर ने इशारे से सभी को बाहर ले गए ताकि शंकर गौरी को एकांत मिले। इस खूबसूरत लम्हे को वो जी भरकर आनंद ले सकें। तपते सहारा में कई दिनों से प्यासे को जैसे मीठे पानी का झरना मिल जाए, ऐसी खुशी चहुं ओर संकटों में घिरे शंकर के परिवारों के लिए जो गौरी के गर्भवती होने पर मिली थी। पल भर में सभी परिवारजन अपने दुख दर्द को भूलकर इस खुशखबरी से खुश हो गए और खुशी से सबकी आंखें नम हो गई। दिन, सप्ताह और महीने यूं व्यतीत होने लगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसकी बेसब्री से शंकर और गौरी के पूरे परिवार को इंतजार था। गौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गौरी की सोनोग्राफी करके गर्भ में स्थित बच्चे की आखिरी जांच की, जिससे डिलीवरी करने में सहायता हो। डॉक्टर ने शंकर को अपने केबिन में बुलाकर कहा कि शंकर, गौरी की कोख में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, इसलिए अगर नॉर्मल डिलीवरी करने में मुश्किल हो सकती है, ऐसी परिस्थितियों में तत्काल सीजेरियन ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी होती है। तुम आवश्यक कागजात पर साइन कर दो। एक एक पल शंकर को जैसे सदियों से लंबे लग रहे थे। एक तरफ पापा बनने की बेहद खुशी, दूसरी तरफ शायद गौरी का सीजेरियन ऑपरेशन करवाने की गंभीरता और घबराहट के मिले जुले मनोभावों का जैसे उसके मन में कोई घमासान युद्ध चल रहा था। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई
और डॉक्टर की सूझबूझ से गौरी की डिलीवरी नॉर्मल हुई। बच्चों के रोने की आवाज़ से वार्ड रूम के बाहर शंकर के कानों में गूंजते ही आंखों में खुशी के मारे आंसू छलक आए और दो हाथ जोड़कर वह ईश्वर का मनी मन आभार व्यक्त करने लगा। फोन करके उसने मम्मी पापा को दादा दादी बनने की खुशखबरी सुनाई। इस खुशी में मनोहर भाई और जानकी देवी तो भाव विभोर होकर जैसे झूमने लगे थे। 5 दिनों के बाद गौरी को अस्पताल से छुट्टी मिली। घर परिवार में 2 बच्चों सहित गौरी का गृह प्रवेश करवाया गया। चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए और दर्दों के गम सहते हुए मुरझाए परिवार ने जैसे कोई बसंत की फुलवारी उनके घर में खिल गई थी। घर में अब राजू और रुचि की किलकारियां गूंजने लगी, जो गौरी और शंकर के बच्चे थे। कभी जानकी देवी तो कभी गौरी के सुमधुर स्वरों में लोरियां सुनाई देने लगी थी। हंसी खुशी घर में अब दिन गुजरने लगे। लोरियां सुनाने की आवाजें आती, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नी करे तमाशा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी परियों जैसी गुड़िया रानी, छोटा छोटा प्यारा प्यारा राजकुमार जैसा लल्ला मेरा। तरह तरह की लोरियां उन्हें सुनाई जाने लगी। देखते ही देखते बच्चे घुटनों के बल चलने लगे। दादा दादी का अधिकांश वक्त बच्चों के साथ ही गुजर रहा था। दोनों बच्चों के जन्मदिन नज़दीक आ रहा था। शंकर ने छोटा सा फंक्शन रखने का मन बना लिया था। राजू और रुचि के जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले शाम को करीब 6:15 का समय होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन गौरी ने ही रिसीव किया और उसने हेलो बोला और गौरी के मुख से जैसे ही हेलो निकला उधर से कोई आवाज़ आई, जिसे सुनकर गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथों से फ़ोन छूट गया और गौरी लड़खड़ा कर गिर गई। गौरी को इस तरह से गिरते हुए देखकर गौरी की सास ने जल्दी से अपने पति को आवाज़ दी, अजी सुनते हो शंकर के पिताजी, देखिए गौरी को क्या हुआ है। जानकी देवी गौरी को उठाने की कोशिश करने लगी। तब तक मनोहर आंगन से दौड़कर चले आए और दोनों ने मिलकर गौरी को पलंग पर लिटाया। जानकी ने जो पानी के छींटे गौरी के मुख पर जो छिटकने से गौरी को होश आ गया। होश में आते ही गौरी बिलक बिलक कर रोने लगी और दीवार से सिर टकराने लगी। काफ़ी देर बाद गौरी के मुख से कुछ शब्द यूं निकले, पापा। सिविल अस्पताल से उनके दोस्त का फ़ोन था। उनकी मोटरसाइकिल को किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इतना कहते ही गौरी फिर से रोने लगी। सिर पर हाथ रखते हुए मनोहर भाई बोले, शांत हो जा बेटी, कुछ नहीं होगा हमारे शंकर को, भगवान पर विश्वास रख। और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोले, बेटी तू भी अपने आंसू पोंछ ले, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। रात करीब 10:30 बजे मनोहर अपनी पत्नी जानकी के साथ अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर शंकर का दोस्त रोते हुए मिला। उसने कहा, अंकल घटनास्थल पर ही शंकर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अकस्मात मृत्यु का गुनाह अंतर्गत FIR दर्ज कर जांच शुरू की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। इतना सुनते ही मानो जैसे मनोहर भाई के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके मन मस्तिष्क पर गहरा धक्का लगने से उन्हें पैरालिसिस हुआ। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद जरूरी कार्रवाई करके शंकर के पार्थिव देह को सीतापुर लाया गया। एम्बुलेंस में शंकर के घर के सामने आकर रुकी। लड़खड़ाती जानकी देवी का हाथ पकड़कर शंकर के दोस्त ने उसे संभाल लिया। शंकर के दोस्त का नाम रूपेश था। रूपेश ने अब शंकर की मां को अच्छे से संभाला और उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस से बाहर निकाला। शंकर के पार्थिव देह को एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया। पूरे मोहल्ले में जैसे सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखों से आंसू छलक आए थे। पति के देहांत की खबर सुनते ही गौरी बेसुध सी हो चुकी थी। शंकर का पार्थिव देह जैसे ही घर लाया गया, गौरी दीवार पर सिर पटक कर रोने लगी। लक्ष्मी और जानकी देवी ने बड़ी मुश्किल से गौरी को संभालने की कोशिश कर रही थी। शंकर की शमशान यात्रा में सभी गांव वालों की आंखें भर आई थी। बड़ी मुश्किल से दोपहर के बाद शंकर का अंतिम संस्कार किया गया। गौरी और जानकी देवी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। एक तरफ शंकर की मौत का सदमा तो दूसरी तरफ मनोहर भाई का पैरालिसिस होना
मनोहर भाई के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और 2 बच्चे और 3 वैश्य, कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों का गुजारा कैसे करें। यही सोच सोचकर सास बहू को दीमक की तरह चिंता खाई जा रही थी। खेत खलिहान घर सब कुछ खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि जानकी देवी के गहने बिक चुके थे। जैसे आगे खाई और पीछे कुआं, कोई सहारा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गौरी 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। इस हाई एजुकेशन के दौर में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, नौकरी मिलना तो संभव नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी बेकार दर दर की नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे दौर में 8वीं पास गौरी को नौकरी कैसे मिलती। गौरी को अपना और अपने दोनों बच्चों का भविष्य जो अंधकार में नजर आ रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह दिन रात बस यही सोचे कर बैठी हुई थी और यही सोच सोचकर गौरी का दिल बैठा जा रहा था कि आगे कैसे होगा। पति के जाने के बाद एक एक पल उसे युगों के बराबर लंबे लगते थे। यूं तो पूरी जिंदगी तन्हा अकेले वो कैसे गुजारेगी। इसी उधेड़-बुन में एक रात गौरी ने रस्सी का फंदा गले में डाल लिया और स्टूल पर वो खड़ी थी, उसे धक्का ही देने वाली थी कि तभी अनिद्रा से परेशान शंकर की याद में गौरी की सास जानकी देवी गौरी के कमरे में आ गई और गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने जा रही गौरी को देखकर घबराई हुई गौरी गौरी की आवाज़ लगाई और दौड़कर कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, बेटी ये तुम क्या करने जा रही थी। कहते हुए गौरी के गले से फंदा निकालते हुए जानकी ने कहा। तो गौरी कहने लगी, क्या करूं मम्मी जी, उनके बिना अकेले में इस संसार में रहकर कैसे कैसे जीऊंगी। वह आह भरते हुए गौरी ने जो रोने लगी। तब उसकी सास कहने लगी, बेटी जिस तरह तुमने अपना सुहाग खोया है, वैसे मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा अपना बेटा खोया है और तेरे पापा जी पैरालिसिस की वजह से जो बेजान से पड़े हुए हैं और ऊपर से तुम इस तरह आत्महत्या करके एक और संकट को न्योता दे रही हो। तुम हमारा ख्याल ना करो पर शंकर की आखिरी निशानी ये तो छोटे छोटे बच्चों को तो ख्याल करो इनका। तुम्हारे ना रहने से इनका क्या होगा। अपने पापा की छत्र छाया तो ये खो चुके हैं और अब तुम भी इस दुनिया को छोड़कर माँ की गोद छीनना चाहती हो। इतना कहते हुए सास जानकी की आंखों में आंसू बहने लगे। गौरी कहने लगी, मैं क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताइए। जीवन यापन करने के लिए कोई तो आय का स्रोत होना चाहिए और ऊपर से ये 2 नन्ही जान का पेट मैं कैसे पालूं। तब उसकी सास जानकी से गौरी लिपट गई और वह रोते हुए अपनी सारी परेशानियां कहने लगी। तब गौरी की सास कहने लगी, बिटिया मैं जानती हूँ बिना सुहाग और सिर पर छत ना हो, ऊपर से कमाई का कोई जरिया ना हो, ऐसी स्थिति में 2 बच्चों सहित 5 लोगों का भरण पोषण करना मुश्किल है। हालांकि तुम और मैं दोनों साथ मिलकर इस नामुमकिन को जरूर मुमकिन कर सकते हैं। गौरी के आंसू पहुँचते हुए उसकी सास ने उसे समझाया। गौरी बोली, पर मम्मी जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सो नौकरी तो मिलने से रही। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना काम करके मैं कितना कमाऊंगी। शायद 2 वक्त की रोटी सब्जी का इंतजाम ही हम कर पाएं, पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा दीक्षा कैसे हो पाएगी। जानकी देवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गौरी ने अपने मन की बात कही। तब जानकी देवी बोली, बिटिया इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा धैर्य धरो, अपने मन को शांत करो और अपने आप में झांकने की कोशिश करो। सोचो कि खुद में ऐसी कौन सी कला है, कौन सा हुनर मौजूद है, फिर रास्ता अपने आप मिल जाएगा बिटिया। गौरी की पीठ थपथपाते हुए जानकी ने गौरी का हौसला बढ़ाया। तब गौरी बोले, अरे हाँ माँ जी, मैं पापड़ अचार नमकीन और भुजिया बहुत अच्छा बनाती हूँ। यह बात आप और पापा जी भी जानते हैं। कई बार इस व्यंजन की तारीफ पापा जी और आपके मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। इतना कहते हुए गौरी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। तब जानकी जी बोली, हाँ गौरी बिटिया, मैं तुम्हें यही तो कहना चाहती थी, तुम्हारे इसी हुनर को अपने जीवन का संघर्ष का माध्यम बनाओ। राह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मैं सदा ही तेरे साथ हूँ। सामाजिक बंधनों और गौरवपूर्ण जीवन यापन के इस संघर्ष में मैं तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा के लिए सदा ही तैयार रहूंगी। गौरी ने सिर हिलाते हुए जानकी देवी से कहा, सच मम्मी जी, ये पर इस कारोबार की शुरुआत करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे।
मेरे और आपके गहने तो जो सलोचना दीदी की शादी में दहेज देने के लिए बेच दिए गए थे। गौरी कहने लगी, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी देवी आंखों में आंसुओं को भरकर बोली, गौरी बिटिया सब कुछ होगा और धैर्य बनाए रखो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, मन में विश्वास होना चाहिए। फिर जानकी देवी ने आंखों में आंसुओं को भरकर गौरी के हाथों में अपना और गौरी का मंगलसूत्र थमा दिया। गौरी बोली, अरे मम्मी जी, ये क्या आप करने जा रही हैं? आपने अपने और मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र बेचना चाहती हैं आप? तब गौरी की सास कहने लगी, बेटी मेरा सुहाग तो निस्तेज होकर सैया पर पड़ा है और तेरा सुहाग अब इस संसार में ही नहीं है, तो इसकी निशानी इस मंगलसूत्र को बक्से में डाले रखना कौन सी समझदारी है? कहते हुए जो जानकी देवी ने दोनों मंगलसूत्र गौरी को दे दिए और कहा, मंगलसूत्र को बेचकर बिटिया जो धन प्राप्त हो उससे उड़द की दाल और अन्य जरूरी सामग्री खरीद लो और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाकर देर शाम तक सास बहू ने मिलकर कई किलो पापड़ बेले। अगले 5 दिनों तक लगातार सास बहू ने पापड़ बनाए और छठे दिन 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम की पैकिंग की और खुद गौरी ने अपने हाथों से बनाए हुए पापड़ की सेलिंग घर घर जाकर सेल्स गर्ल की भांति बड़ी चतुराई से करने की वजह से अनुमान से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। गौरी, मैं आज तेरे मायके रामपुर लक्ष्मी देवी से मिलने जा रही हूँ। गौरी की सास कहने लगी, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, इसलिए मिलने को जी चाहता है बेटी, शाम तक लौट आऊँगी। पति को खाना खिलाते हुए गौरी की सास गौरी से कह रही थी। गौरी बोली, जी मम्मी जी जरूर जाओ, पर शाम होने से पहले लौट आना और मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। गौरी ने मुस्कुराते हुए अपनी सास को अपने गांव जाने के लिए विदा किया। उधर गांव में पहुंचकर गौरी की सास ने गौरी की माँ से कहा, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? हमारी याद भी आपको आती है या नहीं? हल्की मुस्कान चेहरे पर सजाए घर में प्रवेश करती हुई जानकी देवी ने जानकी गौरी की माँ लक्ष्मी से कहा। लक्ष्मी कहने लगी, समधन जी आप? सुखद आश्चर्य के साथ लक्ष्मी ने जो गौरी की सास का अभिवादन करते हुए उसे अंदर बुलाया। तब गौरी की सास कहने लगी, आपसे मिलने का जी कई दिनों से कर रहा था, इसलिए मिलने चली आई, और हाँ एक और जरूरी काम है, इसके लिए भी मैं आई हूँ। गौरी की माँ कहने लगी, जी समधन जी ऐसा क्या काम है? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। लक्ष्मी ने चाय बनाकर उसका प्याला गौरी की सास को पकड़ाते हुए कहा। तो गौरी की सास कहने लगी, बताती हूँ समधन जी, पर इससे पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जो कहूँगी वो आप जरूर मानोगी और कोई सवाल किए बिना। तब लक्ष्मी जी बोली, ठीक है समधन जी, आप बताइए ऐसी कौन सी बात है या कौन सा काम है जो आप मुझे वचन में बांधना चाहती हैं? गौरी की सास बोली, नहीं पहले आप वचन दीजिए कि मेरी बात आप जरूर मानोगी। गौरी की माँ कहने लगी, ठीक है मैं वचन देती हूँ, आप जो कहोगी मैं जरूर करूँगी, अगर मेरे बस में होगा तो। और दोनों जो चाय पीने लगी। गौरी की सास ने गौरी की माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप इस घर को छोड़कर सीतापुर हमारे साथ हमारे घर में हमेशा के लिए रहिए और वहाँ चलने की तैयारी कीजिए। लक्ष्मी जी बोली, पर समधन जी बेटी के घर का पानी भी हराम होता है, तो मैं गौरी के घर कैसे रहने आ सकती हूँ? गौरी की सास बोली, हमारे लिए गौरी बहू या बेटी नहीं है, वह हमारा बेटा है, और एक माँ को अपने बेटे के घर रहने में कैसी गलानी हो? नहीं नहीं, चलिए आप, बल्कि आपको तो गौरव होना चाहिए उस पर, और आपने वचन दिया है, इसलिए आप अपने वचन को निभाते हुए हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। जानकी देवी ने खाली कप का चाय का जो प्याला था गौरी की माँ को पकड़ाते हुए और चलने के लिए कहा। तर्क वितर्क में जानकी देवी से वह नहीं जीत सकती थी और उनके वचन में बंधे होने के कारण लक्ष्मी ने गौरी के घर जाना उसकी सास के साथ उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसके अंतर्मन में तो द्वंद्व चल रहा था कि बेटी के घर जाना ठीक नहीं है, लेकिन गौरी की सास कहाँ मानने वाली थी। वह गौरी को माँ को अपने साथ लेकर चल पड़ी। अपने घर पहुंचकर गौरी की सास गौरी को आवाज लगाने लगी, ओ गौरी बिटिया, कहाँ हो तुम? देखो तो सही हमारे घर कौन आया है। जब गौरी ने कहा, अरे माँ तुम अपनी माँ को देखा, तो वह कहने लगी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तुमसे मिलने को तो प्यासी धरती जैसे तरस गई थी।
वह कहने लगी, गौरी, और कई महीनों से माँ मैंने तुम्हें मिलने के लिए बड़ी तरस रही थी, क्यों आज आकर बेटी की याद आई है तुम्हें? और गौरी अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए कहने लगी, माँ अपनी बिटिया की याद नहीं आती क्या? तब गौरी की माँ कहने लगी, अरे बिटिया, इन आंसुओं को अब पोंछ लो, क्योंकि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसी बीच में गौरी की सास कहने लगी, हाँ बिटिया, आंसू पोंछ लो, अब तुम्हारी माँ सदा हमारे साथ रहेगी। समदन और गौरी को पानी का गिलास देते हुए जानकी देवी ने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब गौरी कहने लगी, सच मम्मी जी, माँ अब हमारे साथ रहेंगी? तब उसकी सास कहने लगी, हाँ बेटी, मैं सच कहती हूँ, समदन जी अब सदा हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें वचन में बांध लिया है। खामोश से घर में सबके चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अब पापड़ बनाने का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। अपने पापड़ का ब्रांड नेम दिवंगत पति के चिरकाल की स्मरण हेतु शंकर पापड़ रखा गया और 5 महिलाओं को काम पर रखने से शुरू हुआ करीब अब 100 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलने लगा था। पापड़ बनाने से शुरू कारोबार अब अचार और नमकीन भी बनाना शुरू कर दिया था और इसी दौरान 1-2 रूम किचन का एक छोटा सा घर भी अपने मालिकाना हक से बना लिया था। गौरी ने कारोबार संभालते हुए ड्राइविंग सीखने की भी शुरुआत कर दी थी। गौरी पहले मोटर बाइक से जो डिलीवरी करती थी, लेकिन अब कारोबार बढ़ने से उसने आइसर ट्रक खरीद लिया था। एक ड्राइवर और 2 मजदूरों को भी माल डिलीवरी के काम में लगा दिया था। इस दौरान गांव के अधिकांश लोग एक विधवा महिला की तरह के सरेआम मोटरसाइकिल चलाना और सेल्स गर्ल बनकर घर घर जाना, अकेले देर सवेर शहरों कस्बों में घूमने पर तरह तरह की अफवाहें उसके खिलाफ उड़ाई थी। मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, सास बहू के बीच तकरार करवाने की कई बातें दोहराई गईं, पर समझदार गौरी की सास को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। बल्कि विश्वास ही नहीं, उसे पूरा अभिमान था, गर्व था, नाज था। और क्यों ना हो, किसी बेटे से वह कम नहीं थी। शायद कोई बेटा भी अपने फर्ज को इस हद तक समर्पण भाव से शायद ना निभा पाता। संपूर्ण समर्पण भाव से और आत्मविश्वास से घर परिवार, बच्चों, बीमार ससुर, सबकी जिम्मेदारियां एक साथ पूरी निष्ठा और निस्वार्थ लगन से गौरी निभा रही थी। गौरी की सास जानकी देवी के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता की रोज ऊंचाइयां चढ़ रही थी और अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उन्हें प्राइवेट स्कूल में जूनियर, सीनियर, केजी में भर्ती करवा दिया था और बच्चे भी तो होनहार और आत्मविश्वासी निडर देखकर लग ही जाता है कि दादी मम्मी की परछाई जैसे उनमें बस रही थी। और एक दिन अचानक सुबह जानकी देवी की चीख गौरी के कानों में गूंज उठी। गौरी अपनी सास की चीख सुनकर घबरा गई कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि गौरी की सास चीख चीख कर गौरी ओ गौरी चिल्ला रही थी। गौरी दौड़ते हुए पापा जी के कमरे में आई और सास जानकी देवी रो रही थी। अंदर जाकर देखा तो पापा जी निस्तेज लग रहे थे। गौरी ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और तत्काल घर आने को कहा। कुछ ही समय में डॉक्टर आकर मनोहर भाई के स्वास्थ्य की जांच करके बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही गौरी के मुख से चीख सी निकल गई, पापा जी। घर में मातम छा गया। आस पड़ोस वाले भी जमा हो गए। कुछ देर पश्चात जो सभी रिश्तेदारों को फोन करके पापा के देहावसान की खबर दे दी गई। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। गौरी बोली, मम्मी जी संभालो अपने आप को, अगर आप ही ऐसे टूटकर बिखर जाएंगी तो हमारा क्या होगा। हम पहले ही अपने सुहाग को खो चुके हैं और अब पापा जी को भी खो दिया है, फिर भी संभल पाए हैं और अब आगे भी आपको ही मुझे और अपने दोनों बच्चों को संभालना है, इसलिए अब इन आंसुओं को पोंछकर अपने आप को संभालो। गौरी ने अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे। कुछ ही घंटों में सभी रिश्तेदार आ गए और अंतिम संस्कार गौरी के हाथों संपन्न करा दिया गया। दिवंगत आत्मा की मुक्ति मोक्ष के लिए सभी क्रियाकर्म पूरी श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों के द्वारा करवाए गए। एक बेटे के पिता के प्रति जो दायित्व होता है, वो सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाया गया और समाज में एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ दिनों के अवकाश के बाद गौरी फिर से अपने कारोबार में लग गई। उसने फिर से अपना कारोबार संभाल लिया और अपनों के शुभ आशीष और ईश्वर कृपा से शंकर ब्रांड अब शंकर खाद प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड की एक अलग पहचान बन चुकी थी।
गृह उद्योग से शुरू हुआ कारोबार अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रमुख ब्रांड नेम बन चुकी थी। घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने वाली गौरी अब ऐसी गाड़ियां और कार्यालय में 10,000 करोड़ के सालाना टर्नओवर करने वाली थी। खाद्य संकर प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ का कार्यभार गौरी संभाल रही थी। झोपड़ी में रहने वाली 2 वक्त की रोटी को तरसने वाली गौरी अब आलीशान महल में, जो महल से कम नहीं था उसका बंगला, बहुत ही सुंदर बंगले में रहती थी, अपनी सास जानकी देवी और अपनी माँ लक्ष्मीबाई के साथ, दोनों जुड़वा बच्चों के साथ, और उनको स्नेह और प्यार से हंसी खुशी जीवन वो सब व्यतीत कर रही थी। अब गौरी का बेटा राजू उर्फ राजेंद्र और उसकी बेटी रुचि हाई स्कूल में आ चुके थे। दोनों बच्चे अपनी माँ की तरह ही सुशील, विनम्र और बड़ों की इज्जत करने वाले सुसंस्कारी थे। उनके रूप, रंग, ढंग और गुणों से जैसे गौरी की ही परछाई थे। पर गौरी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तो तकदीर थोड़ी देर सुस्ताने बैठी थी। जब तकदीर चैन से बैठती नहीं तो फिर गौरी कहाँ थक कर रुकने वाली थी। गौरी बिजनेस के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य कर रही थी। गौरी की भांति विधवा हुई निसहाय महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई कार्यक्रम गौरी ने चलाए, जैसे कि उनमें आत्मविश्वास भरने हेतु वह मोटिवेट करना चाहती थी। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाना था। अनाथ गरीब बच्चों और निराधार वृद्धों जिनकी औलाद साथ में रखने को तैयार नहीं थी, जिनके कई अपने बच्चे भी नहीं थे, उनके लिए उसने अनाथालय वृद्धाश्रम का निर्माण कराया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण स्कूलों का निर्माण करवाया और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं को अपनी स्वयं की रक्षा कर सके इसके लिए जूडो और कराटे जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्रों का निर्माण करवाया। ऐसे अनगिनत कार्य करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह गौरी बहुत अच्छे से कर रही थी। गौरी ने बिजनेस में जब भी समय मिलता पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करती थी। इस कारण मातृभाषा के साथ साथ वह इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली थी, जो गौरी को नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस में जो अपने ब्रांड की उत्तम प्रेजेंटेशन करके सबके दिलों में सफल बिजनेसमैन होने की छाप छोड़ती थी। दूसरी तरफ सामाजिक उत्थान में अनगिनत कार्य करने से जनमानस में गौरी लोकप्रिय हो रही थी। कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टियों ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए गौरी को टिकट देने की मंशा जताई, जिसे गौरी ने सहसम्मान अस्वीकार कर दिया, जिसके लिए सास जानकी देवी और माँ लक्ष्मी ने गौरी की खूब तारीफ की। दूसरी तरफ बेटी रुचि और बेटा राजू भी बड़े हो रहे थे और अब 12वीं कक्षा की बोर्ड के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। गौरी परिवार में चहुं ओर से हंसी खुशी फल फूल खिलखिला रहे थे। सबके दिलों में शगुन छा रहा था, पर तकदीर को शायद ये मंजूर नहीं था। उसे जैसे गौरी की किस्मत से ईर्ष्या आ गई थी। एक दिन सुबह मोबाइल फोन की घंटी बजने पर वह नींद से उठकर हेलो बोल पाई। रिसीव करते गौरी ने पूछा तो सामने से आवाज आई, मैं राष्ट्रपति के सचिवालय से बोल रहा हूँ और गौरी देवी से बात करना चाहता हूँ। तो गौरी बोली, जी कहिए, मैं गौरी बोल रही हूँ, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उधर से आवाज आई, मैडम जी आपको प्राइम मिनिस्टर की सलाह से महामहिम राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में 2 वर्ष की अवधि के लिए आपको मनोनीत किया है। तो गौरी बोली, जी इस सम्मान के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करती हूँ। अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा करने के बाद अपने निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ वक्त दीजिए और सोच विचार के लिए मुझे, कहते हुए गौरी ने फोन रख दिया। सास और माँ दोनों ने कहा कि अभी अभी राष्ट्रपति कार्यालय से फोन आया था, गौरी ने बताया, और मुझे कहा गया है कि आपको राज्यसभा में सदस्य के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया गया है। आप दोनों बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब वो दोनों बोली, अब तुम अपनी समस्याओं और विपत्तियों से लड़ते लड़ते बहुत परिपक्व हो गई हो गौरी, इसलिए हम दोनों सलाह देने से पहले तुमसे ही पूछ रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। जानकी और लक्ष्मी ने गौरी के उत्तर सुनने के लिए जो गौरी की तरफ देखा। गौरी ने सोच विचार करते हुए सास और माँ के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, मम्मी जी मुझे लगता है इस राष्ट्रपति जी का
राज्यसभा में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सांसद के रूप में मनोनीत करने का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे जनमानस की आवाज़ संसद में उठाने का मौका मिलेगा, जिसे मुझे खोना नहीं चाहिए और राष्ट्रपति के सामने अवमानना से भी बचा जा सकता है। अपने मन के भाव कहते हुए गौरी ने अपनी सास जानकी देवी की तरफ देखा तो गौरी की सास बोली, बिल्कुल सही सोचा बेटी, हम दोनों का भी यही मानना है। इस अवसर को एक नई चुनौती और जिम्मेदारी समझकर स्वीकार करो और अच्छी तरह से सामाजिक सेवा करने का अवसर खोना नहीं चाहिए। जानकी देवी और लक्ष्मीबाई दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। कुछ ही दिनों में गौरी को राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने के साथ एक नए कर्तव्य को निभाने की शुरुआत हुई। गौरी ने सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन भत्तों, सरकारी आवास और भी कई तरह के लाभांश अस्वीकार कर दिए। सांसद के रूप में मिले फंड का अनगिनत विकास कार्यों में वह खर्च कर रही थी। राज्यसभा में वर्षाकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन सत्रों में पूरी अवधि के लिए हर दिन उपस्थित रहकर विभिन्न कार्यों में सफलतापूर्वक चर्चा में हिस्सा लिया करती और प्रश्न काल में भी वह समसामयिक घटनाओं पर प्रश्न करके सरकार का उस समस्याओं की ओर ध्यान खींचने का प्रयास कर रही थी। गौरी अपने बिजनेस के संग सांसद के रूप में अपने दायित्वों को निष्ठा से निर्वाह करने में सर्वश्रेष्ठ सांसद के गौरव से गौरी सम्मानित भी किया गया था। इस यादगार सांसद के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। कई राजनीतिक दलों ने गौरी को उनकी पार्टी में चुनाव टिकट पर चुनाव जीतने पर मुख्य पद के और ऑफर को जो दिया तो उसने उसे ठुकरा दिया, जिसके लिए सास और माँ दोनों ने गौरी के लिए प्रशंसा करते हुए उसका भरपूर सहयोग दिया। बिजनेस में ज्वलंत सफलता से जलते हुए कई विरोधियों ने कर्मचारियों और वर्करों द्वारा हड़ताल करवाने की भरपूर कोशिश की, पर गौरी के सफल नेतृत्व संचालन में उसकी एक नहीं चली। हर चाल नाकामयाब हो जाती, निरर्थक साबित होती। शंकर खाद प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेशनल लेवल से और आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल ब्रांड नेम बनने जा रही थी। अब दोनों बच्चे जो राजू और रुचि युवा हो रहे थे और जी जान से पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। रुचि ने मेडिकल लाइन पसंद करके डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। राजू 12वीं करके MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, जिससे भविष्य में माँ के बिजनेस को संभाल सके। गौरी का बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ सुचारू रूप से अच्छा चल रहा था, पर शायद नियति को मंजूर नहीं था। इसलिए गौरी के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते रहते थे। गौरी के संघर्ष में ठहराव जरूर आते पर ख़त्म नहीं होते। शायद गौरी का संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहेगा। मम्मी जी, शाम हो चुकी है, गौरी बोली, और राजू और रुचि अभी तक नहीं आए। चिंता जताते हुए गौरी ने कहा। तो गौरी की सास बोली, अरे अब बच्चे जवान हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो चिंता ना कर बहू। सास जानकी देवी ने गौरी को धैर्य बंधाते हुए कहा। तभी मोबाइल की रिंग बजी। अनजान नंबर से फ़ोन आया। गौरी ने जो कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें खुली की खुली रह गईं और पाँव थरथराने लगे। गौरी का जो फ़ोन सुनते ही उसके होश उड़ गए और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसकी सास सोचने लगी, आखिरकार ऐसी कौन सी बात गौरी ने सुन ली जो उसकी हालत ऐसी हो गई, क्योंकि कॉल करने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक अपहरणकर्ता गिरोह का मुखिया था, जिसने गौरी के बेटे राजू और बेटी रुचि का फिरौती के लिए अपहरण किया था। कुछ देर में वो फिर से फ़ोन करेगा कहते हुए कॉल कट कर दिया था। गौरी सोच में डूब गई, यह बात मम्मी जी और माँ से कहनी चाहिए या नहीं। तभी अपहरणकर्ता का फिर से एक अन्य अज्ञात नंबर से कॉल आया। गौरी ने फ़ोन रिसीव करते हुए फिर से पूछा, हेलो कहा तो सामने से आवाज़ आई, ध्यान से सुनो, तुम कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना और पुलिस को भी सूचित मत करना, वरना अपने दोनों बच्चों को जान से जो हाथ धो बैठोगी। 1 दिन की अवधि देते हैं, 25 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करके रखना। पैसे कहाँ और कैसे पहुँचाना है बाद में हम बताएंगे। गौरी हेलो हेलो करने लगी, लेकिन फ़ोन कट गया। गौरी अपने शयन कक्ष में गहरी सोच में डूब जाती है, पुलिस की मदद ली जाए या नहीं। तभी गौरी की सास जानकी देवी की आवाज़ सुनाई देती है, गौरी भोजन परोसा जा चुका है, पर तुम अब तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई हो। कहते हुए जानकी देवी गौरी के कमरे में आ जाती है।
तो कहती है गौरी, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा मम्मी जी, इसलिए खाने की इच्छा नहीं हो रही, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ मैं। तब उसकी सास कहती है ठीक है, पर बच्चों की फिक्र मत करना गौरी, देर सवेर आ ही जाएंगे। बहुत सोच विचार करके गौरी फैसला करती है कि वो पुलिस से कोई मदद नहीं लेगी और फिरौती की रकम देकर अपने बच्चों को छुड़ाने का मन बना लेती है। पूरी रात बच्चों की रक्षा की चिंता में गौरी को नींद नहीं आई। समय से पहले ही गौरी तैयार होकर ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। ऑफिस पहुंचते ही मैनेजर को कॉल करके अपने कैबिन में बुलाती है और दोपहर तक 25 करोड़ रुपए नगद बैंक से निकालने को कहती है। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने फिर से एक अन्य अज्ञात नंबर से कॉल किया। क्या 25 करोड़ रुपए नगद तैयार रखे हैं? इस पर गौरी कहती है हाँ, इस 25 करोड़ रुपए को लेकर मुझे कहाँ आना है? तब अपहरणकर्ता कहता है इतनी उतावली ना हो, वो भी बताएंगे, ध्यान से सुनो। तुम शाम को ठीक 5 बजे घर से अकेले, ड्राइवर को भी साथ नहीं लाना, खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल जाना। उसी समय एड्रेस बताएंगे। और हाँ, एक बात फिर से दोहराते हैं कि कोई भी चालाकी या पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की तो तुम्हारे दोनों बच्चों की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में पैक करके घर भिजवा देंगे। और वह अट्टहास करते हुए अपहरणकर्ता ने फ़ोन काट दिया। गौरी ऑफिस से 3 बजे घर जाने के लिए निकली और गौरी ने ड्राइवर से कहा कि आज वो गाड़ी खुद ड्राइव करेगी। कहते हुए वह ऑफिस से निकल गई। ऑफिस से घर तक पूरे रास्ते में गौरी सोच रही थी माँ और सास को इस बात से कैसे छिपाया जाए। घर पहुंचते ही अपने कमरे को अंदर से लॉक करके पैसों के साथ अपहरणकर्ताओं के पास जाने की तैयारी करने लगी। ठीक 5 बजे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, उस पर सलवार सूट पहने, अपने कमरे से एक ब्रीफ केस लेकर निकली और कहा मम्मी जी, मैं एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जा रही हूँ, कल शाम तक लौट आऊँगी। माँ कुछ कहना चाहती थी, तभी जानकी देवी ने लक्ष्मी को इशारे से रोकते हुए कहा कि जाते हुए को जाने के समय टोकना नहीं चाहिए। इस बातचीत में जो समय हो जाएगा उससे ज़्यादा। गौरी झटपट अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए कहा मम्मी जी, मुझे जल्दी निकलना चाहिए वरना फ्लाइट छूट जाएगी। और इस रूप में हड़बड़ी में आज से पहले जानकी देवी ने गौरी को कभी नहीं देखा था और छोटी से छोटी बात बताना जरूरी समझने वाली गौरी आज बहुत बड़ी बात छिपा रही थी। लेकिन क्यों? कुछ अनिष्ट होने की आशंका से जानकी देवी घबरा गई और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ठीक 5 बजे एक और 5:15 बजे के करीब एक और अनजान नंबर से कॉल आती है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गौरी कॉल रिसीव करती है और गौरी जो हेलो कहती है और अपहरणकर्ता उससे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था यह सुनने के लिए कॉल रिसीव करती है। इसी दौरान ना जाने कैसे इस पुलिस को इस अपहरण की पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिल जाती है और अपहरणकारों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, जिसकी भनक अपहरणकर्ताओं और गौरी को नहीं होने दी जाती है। पुलिस गौरी और अपहरणकर्ताओं के बीच होने वाले फोन ट्रैक करती है और पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए खुफिया ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। गौरी अपहरणकर्ताओं के निर्देश के अनुसार कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रही थी। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों में सड़क पर गौरी की कार पहुंचते ही अपहरणकर्ता ने फोन करके गाड़ी को दाहिने और कच्चे रास्ते पर चलने का निर्देश दिया। उबड़ खाबड़ रास्ते पर गौरी चारों तरफ निगाह रखते हुए पूरी सतर्कता और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रही थी। फिर अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। गौरी फोन रिसीव करते हुए हेलो कहती है। अपहरणकर्ताओं ने फिर से रास्ता बदलने को कहा। इस तरह घने जंगलों में कई मील गाड़ी चलाने के बाद गौरी को कार रोकने का निर्देश दिया गया और रुपयों का ब्रीफ केस लेकर चलते हुए दाहिनी तरफ पड़ने वाली पगडंडियों पर चलते हुए आगे बढ़ने को कहा। घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कोठड़ी दिखाई दे रही थी। गौरी को उसके सामने कुछ दूरी बनाए रखते हुए रुकने को कहा। चारों तरफ हट्टे कट्टे हाथों में राइफल लिए हुए और मुंह ढके हुए कई अपहरणकर्ता खड़े हुए थे। भारी आवाज में किडनैपर्स ने कहा, पैसे के ब्रीफकेस जमीन पर रखकर पीछे हटने को कहा। पर गौरी ने कहा, मैं तुम्हारे निर्देश पर और तुम्हारे विश्वास पर अकेली आई हूँ, इसलिए अब पहले तुम मेरे बेटे और बेटी को मेरे हवाले कर दो, बाद में मैं पीछे चली जाऊंगी। राजू और रुचि के बंधन खोलकर अपहरणकर्ताओं ने उसे अपनी माँ के पास जाने को कहने पर दोनों बच्चे गौरी के पास तेजी से बढ़ते हुए पहुंच गए। गौरी ने ब्रीफकेस जमीन पर रखकर दोनों बच्चे समेत कुछ कदम पीछे हटाकर खड़ी हो गई। तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
अपहरणकर्ता ने कहा, तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की, अब देख तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को कैसे गोलियों से छलनी करते हैं। गौरी ने तुरंत राजू और रुचि को एक पंक्ति में खड़ा करके खुद उसके आगे खड़ी हो गई। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस के बीच गोलाबारी शुरू हो गई। एक किडनैपर्स ने राजू और रुचि को मारने हेतु अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने गौरी चट्टान सी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बच्चों के बीच खड़ी रही। इस दौरान कई अपहरणकर्ताओं पुलिस की गोलीबारी में ढेर हो गए, पर एक किडनैपर्स ने झोपड़ी के पीछे से अभी भी फायरिंग किए जा रहा था। इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 गोली गौरी के सिर को छलनी कर चुकी थी, पर गौरी गोलीबारी को झेलती रही। इसी दौरान पुलिस की गोलीबारी में वो जो किडनैपर्स भी मारा गया। फिर बच्चे सुरक्षित होने पर विश्वास होते ही गौरी सूखे पत्ते जैसी जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत पुलिस ने गौरी को अस्पताल पहुंचाया, पर तब तक गौरी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गौरी की डेड बॉडी को घर लाकर अंत्येष्टि की तैयारियां शुरू हुई। उपस्थित सभी नामी लोग, जन समुदाय ने गौरी को सजल नयन से श्रद्धांजलि दी। राजू और रुचि ने दादी नानी को संभालते हुए कहा, चलो मम्मी को अंतिम विदाई देने से पहले अंतिम दर्शन कर लो। जानकी देवी और लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। सजल नयनों से लक्ष्मी ने गौरी के मुख को चूमते हुए उसकी मृतदेह से लिपटकर जो रोने लगी, और वह बहुत दहाड़ मार मार कर अपनी बेटी के जो चिपक कर रो रही थी, उसके मृत शरीर से चिपटी हुई थी। बच्चों ने अपनी नानी को अलग किया, लेकिन वह कह रही थी, मेरी बेटी गौरी का संघर्ष समाप्त हुआ। उसने जीवन भर संघर्ष किया, जो नहीं खत्म होने वाला संघर्ष था। गौरी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया। उसकी सास और उसकी माँ दोनों विलाप करती रहीं। बच्चों ने गौरी की माँ और उसकी सास को संभाला। बच्चों अपनी माँ पर गए थे, उन्होंने अपनी माँ के बिजनेस को भी संभाल लिया, दादी और नानी को भी संभाल लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।